Hello everyone, welcome back to my new YouTube video, which is gonna be on World War III. Also, welcome back to my channel, The Everyday Kutniti. So, in this video, we will be dive deep into that what current scenarios are going on and of which things can escalate this matter further to lead into a broader conflict or a broader war. So, without wasting our time, we will be just go deep into our video. The format is gonna pretty much be same as we have covered in our last video. So, as you all must be aware, the topic is Are we heading towards World War III? We will see what are the scenarios and challenges the world can face. So, introduction is basically we will examine the significant flashpoints around the world and the political dynamics which are influencing the situation and how they are going currently right now. So, this is just a map which I have posted over here. So let's just get a whole overview of recent conflict. So the you can just see the I have highlighted the part where the conflict is currently going on: the Middle East, Eastern Europe, and the Asia Pacific region. So the Middle East can be Israel versus Iran. Qatar also involved as Iran attacked the Qatar. So when then the Trump gets involved or intervened, you can say more of and there are ceasefire has been declared of for a period of 60 days. We don't know how far Israel will follow that, but there for the time being there is a 60-day ceasefire period. And the Asia Pacific region we can more or less see of uh, China and Taiwan. They are currently not in a what we can say direct contact, but there are many higher chances. We can say a high probability that this conflict will occur sooner or later. Uh, so we will move forward. So political climate and global impact. तो इसमें हम देख ही सकते हैं तो पॉलिटिक मतलब जो मोस्ट ऑफ द स्टेट्स हैं दे आर जस्ट गोइंग ऑन टुवर्ड्स द पावर दैट दे आर होल्डिंग दे वांट टू शो दैट दे आर द बिगर तो कि उनके पास ज्यादा पावर है हाईलाइटेड पार्ट में आप देखो द रिस्क ऑफ मिसकैलकुलेशन दैट कुड लीड टू अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस फर्दर डिस्टेबलाइजिंग रीजन तो इसमें जो मेजर पार्ट है एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूँ एग्जांपल क्या वो रखा है ईरान और इसराइल के वॉर में इसराइल ने जब कतर पे अटैक करा तो वो जो पीरियड था वो काफी सेंसिटिव पीरियड था उसमें ये भी हो सकता था कि जो और मिडिल ईस्ट की कंट्रीज हैं वो डायरेक्ट कतर के सपोर्ट में आए या जो वो मुस्लिम कंट्रीज का वो जो ग्रुप है वो डायरेक्ट उनके सपोर्ट में आया आपने देखा कि कुछ रेडिकलाइज कंट्री लाइक पाकिस्तान वो डायरेक्ट कतर के सपोर्ट में आई कुछ ऐसी र्यूमर्स भी फैले कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री द्वारा बयान दिया गया कि अगर इसराइल अटैक करता है कतर पे या उसके न्यूक्लियर के थ्रू तो जो पाकिस्तान है वो इसराइल पर अटैक करेगा तो ये जो मिसकैलकुलेशन है मतलब कि कैलकुलेट करना जो आप अगर इसमें छोटी छोटी चीज़ों को देखोगे तो बहुत मुश्किल हो जाता है कि मतलब आप कैसे कैलकुलेट करोगे कि यह जो मिसाइल आ रहा है इसके ऊपर एक वारंट नहीं है तो ये बस कुछ सेकंड्स का गेम होता है तो इसलिए जो ये कॉन्फ्लिक्ट ऐसे रोका गया ट्रंप ने इंटरवीन करा यूएसए ने इंटरवीन करा और इसे शांत करा गया दोनों ने 60 डेज के पीरियड पे एग्री हो गए हैं हालांकि जो उधर वॉर चल रही है रशिया यूक्रेन की अ, वो अभी भी चालू है उसमें कुछ ऐसा है नहीं कि उसमें चलता है सीज फायर फिर वो ब्रेक हो जाता है फिर वापस होता है ये तो अब यहाँ पे हम देख लेते हैं मिलिट्री अलायंसेस एंड स्टैंड ऑफ तो एक बार आपको रीड दे देता हूँ गो थ्रू दे देता हूँ क्या है स्लाइड में इन टूडेज जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप मिलिट्री एजेंसीज प्ले अ क्रिटिकल रोल इन शेपिंग इंटरनेशनल रिलेशंस एंड रिस्पॉन्सेज टू कॉन्फ्लिक्ट तो बेसिकली जो वो बन रहा है मतलब ग्रुप्स बन रहा है जैसे आप देखोगे एक नाटो का ग्रुप है एक ब्रिक्स का ग्रुप है तो जो 30% ऑफ जीडीपी है टू द होल ग्लोबल मार्केट वो नाटो कंट्रीब्यूट करता है और जो 36% ऑफ जीडीपी है वो अकेला ब्रिक्स कंट्रीब्यूट करता है ब्रिक्स में आ जाते हैं ब्रिटेन रशिया इंडिया चाइना और साउथ अफ्रीका और नाटो में उनके मोस्ट ऑफ द यूरोपियन कंट्रीज और यूएसए कनाडा ये सारे आ जाते हैं तो फिर अब इसमें आर्मीज को लेके जो मतलब जितनी बड़ी आपकी आर्मी एक आर्मी और इकोनॉमी उतना आपका शेयर मतलब शेयर आप ऐसा मतलब जीडीपी में मैं शेयर की बात नहीं कर रहा हूँ ऐसा मतलब आपकी बात सुनी जाएगी आप जो बोलोगे उसकी वैल्यू होगी और कहीं ना कहीं आपको नोटिस करा जाएगा जो पहले इंडिया के साथ नहीं होता था पर अब वो हो रहा है हाइलाइटेड पार्ट में एक बार पढ़ देता हूँ नाटो एंड वेरियस बायलैटरल एग्रीमेंट्स influence the dynamics of power creating both deterrence
एंड रिस्क फॉर एस्केलेशन अमंग मेंबर स्टेट। अब जो ये नाटो वाला पार्ट है ये बड़ा मतलब इंटरेस्टिंग पार्ट है। इसमें ये है कि अगर एक भी कंट्रीज पे अगर अटैक होता है तो जितनी भी बाकी की कंट्रीज हैं जो पार्ट है उस ग्रुप का, वो सारी की सारी डायरेक्ट अटैक करेंगी। तो अब जो रशिया यूक्रेन की वॉर जो हुई उसका आप मेजर पार्ट जो आप कह सकते हो कि इशू रशिया के लिए था वो ये वाला पार्ट है कि अगर यूक्रेन नाटो का वो बन जाता है, मेंबर बन जाता है, तो एक तरीके से पूरी जो यूएस मिलिट्री है वो सब रशिया के गेट पे आके तरीके से बैठ जाएगी बॉर्डर पे, जो रशिया नहीं चाहता था इसलिए उसने अटैक करा। सिंपल। तो अगर यूक्रेन को ये अब जैसे अभी यूक्रेन नहीं बना है पर अगर आग मेरे को अब लगता नहीं आगे जाके बनाएंगे, पर अगर बन गया और अगर नाटो पूरा अटैक करता है रशिया पे तो रशिया के सपोर्ट में काफी सारे आ जाएंगी कंट्रीज। चाइना आ जाएगा। चाइना तो ओपनली है। इंडिया भी मोर और लेस आप कह सकते हो रशिया के, तो वो फिर एक वर्ल्ड वॉर टाइप की सिचुएशन हो जाएगी जिसे फिर कंट्रोल कर पाना बहुत ही मुश्किल होगा। इसराइल वर्सेस ईरान पे हमारी पुरानी वीडियो ही थी, मैं हाईलाइटेड पार्ट एक बार दोबारा बोल देता हूँ पूरा क्या है स्लाइड में। द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इसराइल एंड ईरान represent a significant flashpoint in the Middle East marked by geopolitical rivalries and security concerns। तो भाई अब देखो ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग पार्ट है कि जो भी कोई वॉर चालू होगी किसी भी कंट्रीज की, इसराइल, ईरान, रशिया, यूक्रेन, इंडिया, पाकिस्तान, जो इसका बेस होगा वो यही होगा कि हमें सिक्योरिटी कंसर्न्स है। अब इसमें पहले कौन अटैक करता है बाद में रिटेलिएट में क्या जवाब आता है वो सब एक अलग बिल्कुल टॉपिक है। तो इसराइल और ईरान का वो आपको पता ही है, म्यूजिक फेस्टिवल ने जो टेररिस्ट थे उन्होंने अटैक कर दिया था, उसके बाद इसराइल ने उन्हें मारा था, मतलब पूरा वो क्या कहते हैं पैलेस्टीन पे हुआ। फिर ईरान, जो ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज थी उससे इसराइल को थ्रेट पोज हो रहा था, तो इसराइल ने डायरेक्ट उन्हें तबाह कर दिया। और हालांकि यूएसए पूरा इसराइल के सपोर्ट में था, यूएसए के B2 बॉम्बर्स गए पूरा पैसिफिक फ्लाई करके, उन्होंने वहां पे बॉम्बिंग करी, वापस रिफ्यूलिंग करी और फिर वापस आ गए। तो ये तो था ही। अब मैं हाइलाइटेड पार्ट एक बार देख लेते हैं। टेंशन स्टेम फ्रॉम ईरान न्यूक्लियर एम्बिशन एंड सपोर्ट फॉर एंटी इसराइल आर्म ग्रुप्स क्रिएट अ वो वोलेटाइल एनवायरनमेंट। अब जो ये मतलब हाँ बेसिकली जो अभी हमने डिस्कस करा वही है कि ईरान के जो न्यूक्लियर एम्बिशंस थे उसकी वजह से ही, क्योंकि अब इसराइल जो है उसके पास एज ऑफ ऑफिशियली तो नहीं है न्यूक्लियर वॉरहेड्स, और अगर ईरान के पास आ जाते हैं, एक रेडिकलाइज कंट्री है, ये नहीं पता कि डेमोक्रेसी का कोई वजूद नहीं है कि आज कौन लीडर है कल कौन होगा। अगर वो और रेडिकलाइज बंदा आ जाता है वो क्या पता इसराइल पे कर दे, तो इसराइल की एग्जिट तो थ्रेट था, तो इसलिए इसराइल ने अटैक करा डायरेक्ट। और अगर जैसे ईरान के पास वॉरहेड आ जाते हैं तो उसे जो मिसाइल्स है, जो मतलब लॉन्ग रेंज मिसाइल्स है, हाइपरसोनिक मिसाइल्स है, वो उसे चाइना से या रशिया से सपोर्ट कर सकता है ताकि एक जो प्रेशर है वो यूएसए पे बना रहे। इस वजह से ये हुआ कॉन्फ्रंटेशन। आगे चलते हैं, रशिया वर्सेस यूक्रेन एक वही आपस वापस से गो थ्रू कर देता हूँ। द ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन पोजेस वन ऑफ द मोस्ट सीरियस थ्रेट टू यूरोपियन स्टेबिलिटी। गैसेस के प्राइस बढ़ गए हैं और जो मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज है वो तो अलग है। रशिया ने हालांकि कुछ जो क्राइमिया का पार्ट है वो कैप्चर कर लिया है। यूक्रेन भी कह रहा है कि उसने रशिया का कुछ पार्ट उसके कंट्रोल में है, पर जो पूरी इंफॉर्मेशन है वो अभी रिलीज नहीं करी गई है। Following Russia annexation of Crimea and support for separatist movement in eastern Ukraine, tensions have escalated with NATO country close monitoring solution। तो यही जो बात मैंने अभी आपको बताई कि रशिया ने क्रीमिया वाला पार्ट थोड़ा उसके कंट्रोल में है, और जो ईस्टर्न यूरोप में जो कुछ अब रिबेल ग्रुप्स एक तरीके से जेलेंस्की के खिलाफ वो हो रहे हैं कि आप इतने टाइम से ये हो, फंड्स इतना सारा आया है उसका यूटिलाइजेशन कहाँ हुआ है। तो एक तरीके से आप रिबेल टाइप कह सकते हो कि क्योंकि आप जो देखोगे काफी एस्केलेट हो गया ये पीरियड, ईयर्स काफी वॉर जो खिंच गई है, इससे काफी नुकसान हुआ है। नाटो तो इसे मॉनिटर कर ही रहा है जब से वॉर स्टार्ट हुई है। तो ये इसका कोई अभी ऐसा एज सच एंड तो हम नहीं कह सकते कि आज खत्म हो जाएगी 2 महीने बाद खत्म हो जाएगी। आ, आगे चलते हैं। चाइना वर्सेस ताइवान, ये काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। द रिलेशनशिप बिटवीन चाइना एंड ताइवान इज fraught with tension, with China asserting its claim over Taiwan and increasing military presence near the island। तो अब आपको चाइना वर्सेस ताइवान समझने से पहले ये समझना होगा कि चाइना का इंटरेस्ट क्यों है ताइवान में। लैंड कैप्चर तो एक अलग चीज है, वो तो चाइना हर जगह का क्लेम करता है, अरुणाचल प्रदेश को अपना क्लेम करता है। ताइवान एक मेजर फैक्टर इसलिए हो जाता है क्योंकि ताइवान प्रोड्यूस करता है सेमीकंडक्टर्स, जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में काफी एक इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं। तो अगर चाइना का उस पर कंट्रोल आ जाता है तो एक तरीके से चाइना वापस से अपनी ग्लोबल डोमिनेंस वो कर सकता है, मतलब प्रेशर इम्पोज कर सकता है यूएसए में,
और भी कंट्रीज पे, क्योंकि जो एक सेमीकंडक्टर जो एक मेजर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट फैक्टर होगा वो चाइना के कंट्रोल में होगा। तो ताइवान स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस इन ग्लोबल सप्लाई चेन स्पेशली इन टेक्नोलॉजी एट कॉम्प्लेक्स टू दी सिचुएशन। और ताइवान जो है वो भी अपनी मिलिट्री को बढ़ाता रहता है, यूएसए उसे डायरेक्ट सपोर्ट करता है कि चाइना पे एक प्रेशर बनाने के लिए। इंडिया भी ताइवान को मतलब ऐसे ही ओपनली तो सपोर्ट नहीं करता, पर बैकएंड पे पूरा सपोर्ट करता है। और अगर ताइवान पे कोई अटैक होता है तो जो पूरा जो, मैंने इसमें मैप नहीं लगा रखा, अगर मैप होता तो मैं आपको अच्छे से समझा पाता। अगर चाइना ताइवान पे अटैक करता है और अगर इंडिया वो वाला सी रूट ब्लॉक कर देता है तो 40% ऑफ दी चाइना की ट्रेड है वो वहीं पे वहीं ठप हो जाएगी। तो यही अगली लाइन में, एनी कॉन्फ्लिक्ट इज रीजन कुड हैव ड्रामेटिक इकोनॉमिक रिpercussions एंड ड्रॉ इन इंटरनेशनल एक्टर्स रेजिंग द स्टेक सिग्निफिकेंटली। तो कंक्लूजन पे अब आते हैं। कंक्लूजन यही है, द करंट ग्लोबल टेंशन एंड रीजनल फ्लैश पॉइंट अंडरस्कोर द प्रिकॉशनल ऑफ ग्लोबल geopolitical environment, understanding the complexity of military alliances and the motivations behind conflict is essential in anticipating future developments. तो अब तो अब कंक्लूजन यही है कि अभी ये सारी चीजें क्लोजली मॉनिटर हो रही हैं, पर इसमें एस्केलेशन और होगा। चाइना और ताइवान का हमें देखना होगा और क्लोजली मॉनिटर करना पड़ेगा कि, क्योंकि चाइना जो है आज नहीं तो कल वो ताइवान पे अटैक तो करेगा ही। और अभी अगर आपने रिसेंट आप अगर पूरा फॉलो करते हो जियो पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स को, तो चाइना ने अपनी लेजर मिसाइल से, या जो भी उसका नाम है लेजर वाला है वो गन से, उसने जर्मनी का एक एयरक्राफ्ट शॉट डाउन करा है। इस पे काफी रिपोर्ट्स आ रही है जो वेस्टर्न मीडिया में पब्लिश हो रही है। तो चाइना आज नहीं तो कल तो उस पे अटैक करेगा ही ताइवान पे। अब वो कैसे करे ये हम देखने वाली बात होगी। हालांकि उसके सपोर्ट में रशिया भी इतना ओपनली आएगा नहीं आएगा, क्योंकि वो खुद एक 3 साल से यूक्रेन के साथ वॉर में है। ये देखने वाली बात होगी। और तो ये जो सारे मैटर्स हैं, इसराइल वर्सेस ईरान हो गया, रशिया वर्सेस यूक्रेन हो गया, चाइना वर्सेस ताइवान हो गया, और एक केस में आप रख सकते हो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान हो गया। ये काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट्स हो जाएंगे। इन पे एक क्लोज आई रखनी पड़ेगी। और ये सारे मैटर्स को डी एस्केलेट करना बहुत जरूरी है। टेररिस्ट से जो फाइट्स है वो एक अलग फैक्टर है, उसे तो कुछ नहीं कर सकता, उसे टैकल करना ही पड़ेगा। जो फलस्तीन में टेररिस्ट ग्रुप्स हैं, ईरान में है, रेडिकलाइजेशन है, इन्हें तो हटाना ही पड़ेगा। और जो यूएसए को है, यूएसए जो हिपोक्रेसी, एक, चलो ये हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे, द हिपोक्रेसी ऑफ वेस्टर्न मीडिया और द हिपोक्रेसी ऑफ ट्रम्प। दिस विल बी आवर टॉपिक फॉर द नेक्स्ट वीडियो। और अगर आपका कोई सजेशन हो तो कमेंट सेक्शन इज ओपन फॉर दैट। एंड थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। Let's end the video. Any suggestions or will be very appreciating, and the comments are open. Thank you for watching this video till the end. Jai Hind, Jai Bharat.